नमस्कार, स्वागत है आप सभी का शिक्षा सिटी के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज से हम 1000 महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक और सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं तथा यह जो हमारी 1000 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज है, यह हमारी दूसरी सीरीज है। पहली सीरीज में हमने जो है भारतीय राज्य व्यवस्था के प्रश्नों को स्टार्ट किया था। लगभग हमने भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित 4 भाग को अपलोड कर दिया है। अगर आपने हमारे उन चारों भागों को नहीं देखा जो कि भारतीय राज्य व्यवस्था पर आधारित हैं, तो उन्हें आप देख लीजिए। वे चारों भाग आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसके साथ ही आज से हम 1000 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज में आधुनिक भारत के इतिहास के प्रश्नों को भी कवर करेंगे। तो यह जो हमारी आधुनिक भारत के इतिहास के लिए 1000 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज है, यह हमारा भाग 1 होगा तथा भाग 1 में आज हम भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन से संबंधित जितने भी इम्पॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं, उन सभी को हम आज के इस वीडियो में कवर करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे जो कि हमारा यूरोपीय कंपनियों के आगमन पर आधारित है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए। इसके साथ अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कि भाग 1 में भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन से संबंधित कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जिनको सम्मिलित किया गया। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हमारा है, वास्को डिगामा कालीकट किस वर्ष में आया। सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न, कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि भारत में सबसे पहले जो यूरोपीय कंपनियां आई थी, उसमें सबसे पहले किस देश की यूरोपीय कंपनी आई थी, तो पुर्तगाली। आप इसे देखिएगा, जो पुर्तगाली थे वे सबसे पहले भारत में आए थे तथा पुर्तगाली यात्री ही था यह वास्को डिगामा, जो पहली बार भारत आया था 1498 ईस्वी में तथा वह कहाँ पे आया था, तो कालीकट के बंदरगाह पर पहुंचा था 1498 ईस्वी में। तो आप इसे याद देखिएगा, वास्को डिगामा कालीकट के बंदरगाह पे 1498 ईस्वी में पहुंचा था तथा यह किस देश का निवासी था, तो यह पुर्तगाल का निवासी था। तो इसे भी आप याद रखिएगा। ऑप्शन जो इसका बी है हमारा बिल्कुल सही है तथा यूरोपीय कंपनियों के आगमन में सबसे पहले पुर्तगाली ही थे जो हमारे देश में आए थे। तो इसे आप याद रखिएगा, ये लगातार एग्जाम्स में पूछा गया प्रश्न है। अगला हमारा प्रश्न है, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन था। सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो जो पुर्तगाली उपनिवेश हमारे भारत में स्थापित किया गया था, उस पुर्तगाली उपनिवेश का भारत में जो पहला वायसराय था वह कौन बनाया गया था, तो पुर्तगाली उपनिवेश का भारत में पहला वायसराय बनाया गया था फ्रांसिस्को डी अल्मेडा को। किसको, तो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा जो था यह भारत में प्रथम वायसराय था पुर्तगालियों का। तो आप इसे याद देखिएगा, यह जो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा था यह 1505 ईस्वी से लेके 1509 ईस्वी तक जो है वायसराय बना रहा था। तो इसे भी आप याद रखिएगा। उसके बाद पुर्तगालियों के द्वारा जो दूसरा वायसराय बनाया गया था वो बनाया गया था अल्फांसो डी अल्बुकर्क को। किसको, तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क जो था यह पुर्तगाली उपनिवेश का भारत में दूसरा वायसराय था। वहीं पुर्तगाली उपनिवेश का भारत में तीसरा वायसराय कौन बनाया गया था, तो नीनो डी कुन्ना। तो ये 3 इंपॉर्टेंट वायसराय थे पुर्तगालियों के द्वारा जो भारत में बनाए गए थे। पहला था पुर्तगाली उपनिवेश का भारत में प्रथम वायसराय फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, दूसरा था अल्फांसो डी अल्बुकर्क और तीसरा बनाया गया था नीनो डी कुन्ना। तो ये तीनों जो थे ये पुर्तगाली वायसराय थे। तो इसे भी आप याद रखिएगा, जिनकी नियुक्ति भारत में की गई थी। अगला हमारा प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से किसने वास्को डिगामा का कालीकट में स्वागत किया था। सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो वास्को डिगामा सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि भारत आया कब था, तो 1498 ईस्वी में जो वास्को डिगामा था वह भारत आया था तथा पहुंचा कहाँ था, तो कालीकट के बंदरगाह पे 1498 ईस्वी में जो है वास्को डिगामा पहुंचा था तथा कालीकट के बंदरगाह पे इसका स्वागत किसने किया था, तो उस समय जो कालीकट का तत्कालीन शासक था जमोरिन। आप इसे याद रखिएगा, उस समय जो है तत्कालीन शासक जो था कालीकट का जमोरिन, उसने कालीकट के बंदरगाह पर वास्को डिगामा का स्वागत किया था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जमोरिन। अगला हमारा प्रश्न कह रहा है, समुद्री यात्री क्रिस्टोफर कोलंबस किस देश का था। यह सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है। तो जो समुद्री यात्री था क्रिस्टोफर कोलंबस, यह किस देश का था,
तो यह स्पेन का था समुद्री यात्री क्रिस्टोफर कोलंबस जिसने खोज की थी अमेरिका की। जिससे भी आप याद रखिएगा, स्पेन का समुद्री यात्री था क्रिस्टोफर कोलंबस जिसने खोज की थी अमेरिका की। तो दोनों आपको याद रखना है, समुद्री यात्री किस देश का था तथा उसने किस देश की खोज की थी। तो स्पेन का समुद्री यात्री था क्रिस्टोफर कोलंबस, उसने अमेरिका की खोज की थी। तो इसे आप याद रखिएगा। अगला हमारा प्रश्न है, समुद्री यात्री तस्मान निम्नलिखित में से किस देश का था। यह भी सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो जो समुद्री यात्री तस्मान था यह किस देश का था। तो जो समुद्री यात्री तस्मान था यह हॉलैंड का था। किस देश का था। तो हॉलैंड का था यह समुद्री यात्री तस्मान जिसने खोज की थी तस्मानिया की। वर्तमान में जो तस्मानिया देश है उसकी खोज की थी तस्मान ने। तो इसे आप याद रखिएगा। अगला हमारा है, ब्रिटेन के समुद्री यात्री कैप्टन कुक ने किस देश की खोज की थी। यह भी सुपर इंपॉर्टेंट है। तो ब्रिटेन का जो समुद्री यात्री था कैप्टन कुक, उसने किस देश की खोज की थी। तो कैप्टन कुक ने खोज की थी ऑस्ट्रेलिया की। यानी ऑप्शन जो इसका डी है हमारा बिल्कुल सही है। ब्रिटेन का समुद्री यात्री था कैप्टन कुक, इसने खोज की थी किस देश की। तो ऑस्ट्रेलिया की। तो इसे आप याद रखिएगा, ऑप्शन जो इसका डी है हमारा बिल्कुल सही है। दोस्तों आप याद रखिएगा, लगातार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि समुद्री यात्री और जो देश है इसको मिलान करने के लिए लगातार एग्जाम में पूछा जाता है कि किस देश से संबंधित है वह समुद्री यात्री। तो एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूं, जितने भी मैंने इंपॉर्टेंट समुद्री यात्रियों के नाम बताए हैं तथा उनके देशों को मैं रिपीट कर रहा हूं, उन्हें आप नोट डाउन कर लीजिएगा। सबसे पहले स्पेन का समुद्री यात्री था कौन। तो क्रिस्टोफर कोलंबस, उसने अमेरिका की खोज की थी। उसके बाद मैंने आपको बताया था तस्मान। तो तस्मान किस देश का था। तो तस्मान था यूरोपीय मतलब तस्मान था समुद्री यात्री हॉलैंड का, उसने की खोज की थी किसकी, तस्मानिया की। उसके बाद मैंने आपको बताया समुद्री यात्री कैप्टन कुक। कैप्टन कुक किस देश का था। तो ब्रिटेन का था कैप्टन कुक, इसने खोज की थी ऑस्ट्रेलिया की। तो ये तीन इंपॉर्टेंट समुद्री यात्री हैं जो लगातार एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके साथ ही जो तस्मान था इसने तस्मानिया के साथ न्यूजीलैंड की भी खोज की थी। इसे भी आप याद रखिएगा। तस्मान जो था यह हॉलैंड का समुद्री यात्री था जिसने न्यूजीलैंड की भी खोज की थी तस्मानिया के अलावा। तो इसे भी आप याद रखिएगा। अगला हमारा प्रश्न है, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था। तो भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन माना जाता है। तो अल्बुकर्क। तो आप इसे याद रखिएगा, जो अल्फांसो डी अल्बुकर्क था यह भारत में जो है पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो इसे आप याद रखिएगा, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है। अल्फांसो डी अल्बुकर्क यह भारत में वायसराय कब बना था। तो 1509 ईस्वी में इसको वायसराय बनाया गया था पुर्तगालियों के द्वारा, तथा यह भारत में जो है पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो आप इसे याद रखिएगा, 1509 ईस्वी में यह बना था वायसराय। तो इसे भी आप याद रखिएगा। तथा जो अल्बुकर्क वायसराय बना था इसने 1510 ईस्वी में, आप याद रखिएगा, जब अल्बुकर्क वायसराय बन गया था तो उसने एक वर्ष बाद 1510 ईस्वी में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा को छीन लिया था। इसे भी आप याद रखिएगा, 1510 ईस्वी में अल्बुकर्क ने जो है बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा को छीन लिया था। तो इसे भी आप याद रखिएगा। अगला हमारा प्रश्न कह रहा है, पुर्तगालियों ने अपना पहला किला यानी कि प्रथम व्यापारिक कोठी निम्न में से किस स्थान पे बनाया। तो पुर्तगालियों ने अपनी पहली जो व्यापारिक कोठी थी, पहला किला था, इसने बनाया था कोचीन में। यानी ऑप्शन जो ए है इसका बिल्कुल सही है। कोचीन में 1503 ईस्वी में, आप इसे याद देखिएगा, पुर्तगालियों ने कोचीन में 1503 ईस्वी में अपना पहला किला यानी कि अपनी पहली व्यापारिक कोठी इसने स्थापित की थी पुर्तगालियों ने। तो इसे आप याद रखिएगा, कोचीन में 1503 ईस्वी में। अगला हमारा प्रश्न है, किन यूरोपियों ने भारत में प्रथमतः सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। तो भारत में प्रथम सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित करने का जो श्रेय है वह किसे दिया जाता है। तो पुर्तगालियों को। तो आप इसे याद रखिएगा, ऑप्शन जो सी है इसका बिल्कुल सही, आप इसे याद रखिएगा,
पुर्तगालियों को भारत में सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है? तो आप इसे याद रखिएगा। अगला हमारा प्रश्न कह रहा है बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई। तो बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक फैक्ट्री जो पुर्तगालियों ने स्थापित की थी वो कौन सी थी? तो हुगली। तो आप इसे याद रखिएगा, हुगली में भी जो है पुर्तगालियों ने अपनी एक फैक्ट्री स्थापित की थी। तो आप इसे याद रखिएगा, ऑप्शन जो इसका सी है हमारा बिल्कुल सही है, हुगली में। अगला हमारा प्रश्न कह रहा है हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? मतलब बंगाल में जो अपनी फैक्ट्री पुर्तगालियों ने स्थापित की थी हुगली में, तो उनके द्वारा जो है बंगाल की खाड़ी में लूटपाट के लिए इस फैक्ट्री का इस्तेमाल किया जाता था। तो इसका जो राइट आंसर मैं आपको बता दिया था, पुर्तगालियों ने हुगली में बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डा अपना बनाया था। तो आपसे आप याद रखिएगा, ऑप्शन जो ए है इसका बिल्कुल सही है, पुर्तगालियों ने। अगला हमारा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन भारत में सबसे पहले आए और सबसे बाद में गए? तो इसमें से सबसे पहले भारत कौन आए थे और सबसे बाद में कौन गए? तो सबसे पहले भारत में आए थे पुर्तगाली। तो आप इसे याद रखिए कि 1498 ईस्वी में आए थे। 1498 ईस्वी में पुर्तगाली यात्री था वास्को डिगामा, वह भारत आया था। इसके साथ ही ये सबसे पहले भारत आए और सबसे लास्ट में भारत छोड़ के गए 1961 ईस्वी में गोवा। आप याद रखिएगा 1961 ईस्वी में गोवा और दमन और दीव को छोड़कर ये चले गए थे। तो इसे आप याद रखिएगा 1961 ईस्वी में इनके अधिकार से जो है गोवा और दमन और दीव को मुक्त कराया गया था। तो इसे आप याद रखिएगा 1498 ईस्वी में सबसे पहले पुर्तगाली भारत आए थे और 1961 ईस्वी में सबसे बाद में ये भारत को छोड़ के गए थे। तो इसे आप याद रखिएगा। अगला हमारा प्रश्न कह रहा है किस वर्ष पुर्तगालियों के अधिकार में गोवा, दमन और दीव रहे? किस वर्ष तक? तो जैसा कि मैंने आपको बताया पुर्तगाली जो थे ये सबसे पहले भारत में आए थे और सबसे बाद में गए थे। तो सबसे बाद में ये कब गए थे? तो वर्ष 1961 ईस्वी में, यानी वर्ष 1961 ईस्वी तक पुर्तगालियों के अधिकार में गोवा, दमन और दीव रहे थे। तो आप इसे याद रखिएगा 1961 ईस्वी। अगला हमारा प्रश्न है भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत और तंबाकू की खेती का जो श्रेय है किसको दिया जाता है? तो भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत और तंबाकू की खेती का जो श्रेय है यह दिया जाता है पुर्तगालियों को, यानी ऑप्शन जो ए है इसका बिल्कुल सही है। भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत और तंबाकू की खेती का जो श्रेय है यह पुर्तगालियों को दिया जाता है। तो आप इसे याद रखिएगा, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। अगला हमारा प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता का वास्तविक संस्थापक था? तो कलकत्ता की जो स्थापना है वो किसने की थी? तो जॉब चारनाक ने। किसके? तो जॉब चारनाक ने कलकत्ता की स्थापना की थी। तो आप इसे याद रखिएगा, इसने जो जॉब चारनाक था इसने सूतानाती, कालीकाता और गोविंदपुर इन तीन को मिला के आप याद रखिएगा जो जॉब चारनाक था इसने जो है सूतानाती, ये तीनों जगह आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सूतानाती, कालीकाता और एक स्थान और है गोविंदपुर, इन तीनों को मिला के कलकत्ता की स्थापना की थी। तो आप इसे याद रखिएगा जो जॉब चारनाक था इसने सूतानाती, कालीकाता और गोविंदपुर को मिला के जो है स्थापना की थी किसकी? तो कलकत्ता की। तो आप इसे याद रखिएगा। अगला हमारा प्रश्न कह रहा है डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई थी? तो जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी है इसकी स्थापना कब की गई थी? तो ये कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी है इसकी स्थापना की गई थी 1602 ईस्वी में। आप इसे याद रखिएगा, जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी है इसकी स्थापना की गई थी 1602 ईस्वी में। तो इसे आप याद रखिएगा। एग्जाम में दो तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। पहले कि जो यूरोपीय कंपनियों का आगमन था वे किस क्रम में हुआ था, यानी किस देश की यूरोपीय कंपनियां सबसे पहले भारत में आई, सबसे पहले तो ये क्रम में पूछा जाता है। उसके बाद पूछा जाता है कि जो यूरोपीय कंपनियां भारत में आई थी उनमें सबसे पहले कंपनियों में किसकी स्थापना की गई थी, ये भी क्रम आपसे पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि कौन सबसे पहले भारत में आए थे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले भारत में कौन आए थे?
तो सबसे पहले भारत में आए थे पुर्तगाली। आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, क्रम कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो पुर्तगाली सबसे पहले भारत आए, उसके बाद डच आए, उसके बाद कौन आए, तो उसके बाद अंग्रेज आए, उसके बाद डेनिस आए, और सबसे लास्ट में आए थे फ्रांसीसी। तो ये क्रम आप याद रखिएगा, सबसे पहले भारत में आए थे पुर्तगाली, उसके बाद डच आए, उसके बाद अंग्रेज आए, उसके बाद डेनिस आए, और सबसे लास्ट में फ्रांसीसी आए। अगर हम कंपनियों की स्थापना की बात करें तो सबसे पहले जो स्थापना की गई थी कंपनियों की, पुर्तगालियों के द्वारा की गई थी 1498 ईस्वी में। उसके बाद कंपनियों की स्थापना डच ने कब की थी, 1602 ईस्वी में। उसके बाद अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना थी वो 1600 ईस्वी में की गई थी। उसके बाद जो डेनिस कंपनी की स्थापना यह की गई थी 1616 ईस्वी में, और 1616, और सबसे लास्ट में फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना की गई थी 1664 ईस्वी में। तो आपको दोनों याद रखना है, कंपनियों की स्थापना कब कब की गई थी और कौन सबसे पहले भारत में आए थे। तो क्रम आप याद रखिएगा, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनिस और फ्रांसीसी, ये क्रम है यूरोपियों का भारत में आने का। अगर हम कंपनियों की बात करें स्थापना की, तो सबसे पहले पुर्तगालियों ने 1498 ईस्वी में स्थापना की थी, उसके बाद डच ने 1602 ईस्वी में, उसके बाद अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना किए थे वो 1600 ईस्वी में किए थे, उसके बाद डेनिस कंपनी की स्थापना 1616 में हुई थी, और 1664 में सबसे लास्ट में फ्रांसीसियों ने अपनी कंपनी की स्थापना की थी। तो इसे आप याद रखिएगा। अगला हमारा प्रश्न है, भारत में डचों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी यानी कि फैक्ट्री कहां स्थापित की। तो भारत में डचों ने अपनी जो पहली व्यापारिक कोठी थी यानी कि फैक्ट्री थी, इसने स्थापित की थी कहां पे, तो इनकी फैक्ट्री स्थापित की गई थी मसूलीपट्टनम में, यानी ऑप्शन जो इसका बी है बिल्कुल सही है। 1605 ईस्वी में, याद देखिएगा, भारत में 1605 ईस्वी में डचों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी स्थापित की थी मसूलीपट्टनम में। तो इसे आप याद रखिएगा, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है। मसूलीपट्टनम में 1605 ईस्वी में डचों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी स्थापित की थी। अगला प्रश्न हमारा है, बेदरा का युद्ध किस वर्ष में अंग्रेजों और डचों के मध्य लड़ा गया था। तो जो बेदरा का युद्ध था यह बहुत ही एक इंपॉर्टेंट युद्ध था, जिसमें अंग्रेजों ने डचों को हरा दिया था तथा इसके साथ ही जो डचों की शक्ति थी वह पूरी तरह से समाप्त हो गई थी। तो यह बेदरा का जो युद्ध था यह लड़ा गया था 1759 ईस्वी में अंग्रेजों और डचों के मध्य, जिसमें डचों की पराजय हुई थी। इसके साथ ही डचों की जो शक्ति थी वो पूरी तरह से खत्म हो गई थी। तो आप इसे याद रखिएगा, ऑप्शन इसका बी बिल्कुल सही है, 1759 ईस्वी में। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, लंदन में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया गया तो उस समय भारत में बादशाह कौन था, यह पूछा जा रहा है। तो जब लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया गया तो उस समय भारत में जो बादशाह थे वो कौन थे। तो जब लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया गया तो उस समय भारत का बादशाह था अकबर। तो आप इसे याद रखिएगा, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है, अकबर उस समय बादशाह था जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई। तो आप इसे याद रखिएगा, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इसकी स्थापना की गई थी सितंबर 1599 ईस्वी में। तो आप इसे याद रखिएगा, तथा उस समय भारत में किसका शासन पीरियड था, तो अकबर का शासन पीरियड था। तो आप इसे याद रखिएगा, अकबर कब से कब तक शासन किया था, तो अकबर जो था उसने शासन किया था 1556 से 1605 ईस्वी तक। तो इसे आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, किस मुगल बादशाह के काल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया। तो किस मुगल बादशाह के शासनकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला कारखाना स्थापित किया था, तो जहांगीर के शासनकाल में, यानी ऑप्शन जो इसका बी है बिल्कुल सही है। जहांगीर के शासनकाल में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना पहला जो है कारखाना स्थापित किया था 1611 ईस्वी में। आप इसे याद देखिएगा, 1611 ईस्वी में जो है एक अस्थायी कारखाना था, जो कि एक अस्थायी कारखाना था जो स्थापित किया गया था मसूलीपट्टनम। इसे भी आप याद रखिएगा, मसूलीपट्टनम में एक अस्थायी कारखाना अंग्रेजों ने स्थापित किया था 1611 ईस्वी में जहांगीर के टाइम पीरियड में। तो आप इसे याद रखिएगा, ऑप्शन इसका बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न हमारा है, वर्ष 1608 में कैप्टन हॉकिंस निम्न में से किस बादशाह से मिलने आगरा गए थे। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो कैप्टन हॉकिंस था यह कौन था।
तो कैप्टन हॉकिंस था जेम्स प्रथम का दूत। किसका दूत था? तो यह जो कैप्टन हॉकिंस था यह जेम्स प्रथम का दूत था जो भारत आया था 1608 ईस्वी में। तो आप इसे याद रखिएगा, 1608 ईस्वी में जेम्स प्रथम का दूत था कैप्टन हॉकिंस जो भारत आया था, तथा यह भारत आने के बाद आगरा गया था जहांगीर से मिलने। तो ऑप्शन इसका बी बिल्कुल सही हो जाएगा, जहांगीर से मिलने यह आगरा गया हुआ था। तो आप इसे याद रखिएगा। अगला हमारा प्रश्न कह रहा है, इसके साथ दूसरा 22वां प्रश्न हमारा है, भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज कौन था? यह भी सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज कौन था? तो भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज था हेक्टर। तो आप इसे याद देखिएगा, हेक्टर नामक जहाज था पहला जो भारत आया हुआ था। तो इसे आप याद देखिएगा, इसी हेक्टर नामक जहाज पे ही कैप्टन हॉकिंस भारत आया था। तो इसे आप याद रखिएगा, जो कैप्टन हॉकिंस था यह इसी हेक्टर नामक जहाज से ही भारत आया हुआ था, जो कि भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज भी था हेक्टर। तो आप इसे याद रखिएगा। अगला हमारा प्रश्न कह रहा है, भारत में वर्ष 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की, जो कि एक अस्थाई फैक्ट्री थी, परमानेंट फैक्ट्री थी। तो जो 1613 ईस्वी में परमानेंट फैक्ट्री अंग्रेजों ने स्थापित की थी वो की थी सूरत में। यानी ऑप्शन जो इसका ए है हमारा बिल्कुल सही है। सूरत में एक परमानेंट फैक्ट्री की स्थापना की गई थी अंग्रेजों के द्वारा 1613 ईस्वी में। तो आप इसे याद रखिएगा, ऑप्शन जो इसका ए है हमारा बिल्कुल सही है। तथा इस फैक्ट्री को स्थापित करने के लिए जहांगीर ने अंग्रेजों को फरमान जारी किया था। तो इसे भी आप याद रखिएगा, जब 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने एक परमानेंट फैक्ट्री की स्थापना की थी सूरत में, तो इस फैक्ट्री को स्थापित करने के लिए जहांगीर ने एक फरमान जारी किया था अंग्रेजों को। तो इसे भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, अंग्रेजों को 1613 ईस्वी में किसने फरमान जारी कर सूरत में व्यापारिक कोठी स्थापित करने की इजाजत दी थी? तो जैसा कि मैंने आपको बताया, अंग्रेजों को 1613 ईस्वी में फरमान जारी कर एक व्यापारिक कोठी स्थापित करने की स्थापना दी थी सूरत में जहांगीर ने। यानी ऑप्शन जो इसका बी है हमारा बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, सर थॉमस रो भारत कब आया था? तो जो सर थॉमस रो था यह भारत कब आया था? तो सर थॉमस रो भी था जो, यह भी जेम्स प्रथम का दूत था। किसका दूत था? तो यह भी जेम्स प्रथम का दूत था जो भारत आया था 1615 ईस्वी में। तो आप इसे याद रखिएगा। तथा यह 1615 ईस्वी में जब भारत आया था तो यह भी मुगल सम्राट जहांगीर से मिलने गया हुआ था। तो इसे आप याद रखिएगा, 1615 ईस्वी में सर थॉमस रो भी भारत आया तथा यह भी जेम्स प्रथम का दूत था। तथा यह भारत आने के बाद जहांगीर के पास गया हुआ था उनसे मिलने। तो आप इसे याद रखिएगा, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है, 1615 ईस्वी में। तथा जब यह 1615 ईस्वी में जहांगीर से मिलने उसके दरबार में गया तो उसने, जो सर थॉमस रो था, उसने मुगल दरबार से, मतलब मुगल साम्राज्य था, उसके विभिन्न हिस्सों में व्यापार करने की उसने अनुमति भी जहांगीर से प्राप्त की थी। तो इसे भी आप याद रखिएगा, जब सर थॉमस रो 1615 ईस्वी में मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में गया तो उसने मुगल बादशाह जहांगीर से जो है उसके विभिन्न हिस्सों में व्यापार करने की उसने परमिशन भी उससे मांग ली थी। तो आप इसे याद रखिएगा, 1615 ईस्वी में यह भारत आया हुआ था। अगला हमारा है, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पे हराया था? तो अंग्रेज अधिकारी था थॉमस बेस्ट। आप इसे याद रखिएगा, अंग्रेज अधिकारी का नाम था थॉमस बेस्ट। इसने पुर्तगालियों को स्वाली नामक स्थान पे हराया हुआ था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, थॉमस बेस्ट। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, निम्नलिखित यूरोपीय कंपनियों में से किसने सूरत में प्रथम अपना कारखाना स्थापित किया? तो सूरत में सबसे पहला कारखाना किसने स्थापित किया था? तो अंग्रेजों ने। तो आप इसे याद रखिएगा, अंग्रेजों ने 1613 ईस्वी में पहला कारखाना स्थापित किया था सूरत में। तो आप इसे याद रखिएगा, ऑप्शन जो इसका बी है हमारा बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न हमारा है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंबई को किससे लिया था? तो जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने बंबई को किससे लिया था?
तो पुर्तगालियों से। तो आप इसे याद देखिएगा, पुर्तगालियों से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंबई को लिया हुआ था। तो ऑप्शन जो इसका डी है हमारा बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था? तो सर जॉन चाइल्ड को। किसको? तो अंग्रेज गवर्नर था उस समय सर जॉन चाइल्ड, इसको निष्कासित कर दिया गया था औरंगजेब के द्वारा। यानी ऑप्शन जो इसका बी बिल्कुल सही है, सर जॉन चाइल्ड को। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कर्नाटक का युद्ध किन किन के मध्य हुआ था? तो सबसे पहले आप याद देखिएगा कर्नाटक का युद्ध जो था यह 3 युद्ध लड़ाइयाँ लड़ी गई थी कर्नाटक की। आप इसे याद देखिएगा, कर्नाटक की 3 लड़ाइयाँ लड़ी गई थी। कर्नाटक का पहला युद्ध, कर्नाटक का दूसरा युद्ध और कर्नाटक का तृतीय युद्ध। जो कर्नाटक का पहला युद्ध था यह लड़ा गया था 1746 ईस्वी से लेके 1748 ईस्वी के मध्य, जो कि प्रथम कर्नाटक युद्ध कहलाया। उसके बाद कर्नाटक का जो दूसरा युद्ध था यह 1749 ईस्वी से लेके 1754 ईस्वी तक चला। उसके बाद जो तीसरा कर्नाटक का युद्ध था यह था 1758 से 1763 के मध्य। तो 3 प्रसिद्ध लड़ाइयाँ लड़ी गई थी जो है कर्नाटक की, जो कि अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य लड़ी गई थी। जिसे भी आप याद देखिएगा, कर्नाटक के 3 युद्ध हुए थे किसके बीच में? तो अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य में। कब कब? तो कर्नाटक का जो पहला युद्ध था हुआ था 1746 ईस्वी से 1748 तक, दूसरा 1749 ईस्वी से 1754 ईस्वी तक, तीसरा 1758 से 1763 ईस्वी तक। तो आप इसे याद रखिएगा, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य कर्नाटक युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है भारत में फ्रांसीसियों ने अपना पहला कारखाना निम्न स्थानों में से कहाँ स्थापित किया? तो फ्रांसीसियों ने जो अपना पहला कारखाना था वो कहाँ स्थापित किया था? तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा सूरत में। कहाँ? तो सूरत में फ्रांसीसियों ने जो है अपना पहला कारखाना स्थापित किया था। तो ऑप्शन जो इसका ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। सूरत में 1668 ईस्वी में। कब? तो सूरत में 1668 ईस्वी में फ्रांसीसियों ने अपना पहला कारखाना स्थापित किया था। अगला प्रश्न हमारा है फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई थी किसके शासनकाल में? तो जो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी थी इसकी स्थापना की गई थी लुई 14वें के शासन काल में। यानी ऑप्शन जो ए है इसका बिल्कुल सही है। लुई 14वें के शासन काल में जो है फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी। तो आप इसे याद रखिएगा, ऑप्शन जो ए है इसका बिल्कुल सही है। तथा फ्रांसीसी जो कंपनी थी इसकी स्थापना की गई थी 1664 ईस्वी में। तो इसे भी आप याद रखिएगा, जो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी थी इसकी स्थापना की गई थी 1664 ईस्वी में लुई 14वें के शासन काल में। तो आप इसे याद रखिएगा। तथा लुई 14वां का जो मंत्री था कॉलबर्ट, ये नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है। लुई 14वां का मंत्री था कॉलबर्ट, इसी ने जो है इसी के शासन मतलब इसी के द्वारा, कॉलबर्ट के द्वारा ही जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी फ्रांसीसियों की उसकी स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? तो जैसा कि मैंने आपको बताया, जो कॉलबर्ट था उसी के द्वारा जो है 1664 ईस्वी में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी। तो आप इसे देखिएगा, कॉलबर्ट। अगला हमारा प्रश्न है बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था? तो डचों ने बंगाल में कौन सा कारखाना स्थापित किया था? तो जो डच थे उन्होंने बंगाल में स्थापित किया था चिनसूरा कारखाना। यानी ऑप्शन जो इसका बी है बिल्कुल सही हो जाएगा, चिनसूरा। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन के रूप में सबसे पहले मतलब सबसे अंत में भारत कौन आए थे? तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, सबसे अंत में भारत आए थे फ्रांसीसी। कब आए थे? तो 1664 ईस्वी में। सबसे पहले कौन आए थे? तो 1498 ईस्वी में आए थे आपके पुर्तगाली, उसके बाद आपके डच आए थे, उसके बाद अंग्रेज आए थे, उसके बाद डेनिश आए थे और उसके बाद फ्रांसीसी आए थे। तो ये क्रम आप याद रखिएगा। सबसे पहले भारत में कौन आए थे? तो फ्रांसीसी आए थे, उसके बाद डच आए थे, उसके बाद अंग्रेज आए थे, उसके बाद डेनिश आए थे और उसके बाद कौन आए थे? तो उसके बाद आए थे आपके फ्रांसीसी। तथा इनकी कंपनियों की स्थापना की अगर हम बात करें तो फ्रांसीसियों की तरह कंपनियों की स्थापना की गई थी। फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना 1498 ईस्वी में, डच कंपनी की स्थापना की गई थी 1602 ईस्वी में, उसके बाद अंग्रेज कंपनी की स्थापना की गई थी 1600 ईस्वी में, उसके बाद डेनिश कंपनी की स्थापना की गई थी 1616 ईस्वी में
और उसके बाद फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना की गई थी 1664 ईस्वी में। तो ये डेट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है फ्रांसिस मार्टिन के द्वारा पौंडीचेरी की स्थापना कब की गई? तो जो फ्रांसिस मार्टिन था इसने 1674 ईस्वी में, यानी ऑप्शन जो इसका सी है बिल्कुल सही है। फ्रांसिस मार्टिन ने 1674 ईस्वी में पांडिचेरी की स्थापना की थी, यानी ऑप्शन जो इसका सी है हमारा बिल्कुल सही है। 1674 ईस्वी में पांडिचेरी की जो स्थापना है वह की गई थी फ्रांसिस मार्टिन के द्वारा। तो आप इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है वांडीवास की लड़ाई अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच कब लड़ी गई? तो वांडीवास की जो लड़ाई थी यह फ्रांसीसियों के लिए एक निर्णायक लड़ाई साबित हुई। क्यों? क्योंकि इसी लड़ाई में हारने के बाद जो फ्रांसीसी थे उनको सीमित अधिकार दे दिया गया अंग्रेजों के द्वारा। तो यह जो वांडीवास की लड़ाई थी यह लड़ी गई थी 1760 ईस्वी में, जिसमें फ्रांसीसियों की बुरी तरह से हार हुई थी तथा हार के बाद जो अंग्रेज थे उन्होंने फ्रांसीसियों पर बहुत सारी पाबंदियां लगा दी थी। तो आप इसे याद रखिएगा, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है। 1760 ईस्वी में वांडीवास की लड़ाई लड़ी गई थी जो कि अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य लड़ी गई थी, जिसमें फ्रांसीसियों की हार हुई थी तथा हार के बाद फ्रांसीसियों को बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन लगा दिए गए थे अंग्रेजों के द्वारा। अगला हमारा प्रश्न कह रहा है सर टॉमे के युद्ध का संबंध किससे है? तो सेंट, यहाँ पे सर नहीं सेंट होगा, आप याद रखिएगा यहाँ पे सेंट होगा। तो जो सेंट टोमे का युद्ध है इसका संबंध था प्रथम कर्नाटक युद्ध से, जो लड़ा गया था 1746 से 1748 के मध्य हम जो लड़ा गया था प्रथम कर्नाटक युद्ध, इससे संबंधित था सेंट टोमे का युद्ध। तो आप इसे याद रखिएगा, प्रथम कर्नाटक युद्ध से संबंधित था सेंट टोमे का युद्ध। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है बंबई शहर का वास्तविक संस्थापक कौन है? तो बंबई शहर का वास्तविक संस्थापक कौन माना जाता है? तो गेराल्ड ओंगियार। कौन? तो गेराल्ड ओंगियार को जो है बंबई शहर का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है। आज का लास्ट प्रश्न हमारा है अंग्रेजी शासन काल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? तो अंग्रेजों के टाइम पीरियड में भारत का कौन सा क्षेत्र था जो अफीम उत्पादन के लिए फेमस था? तो बिहार इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। अंग्रेजी शासन काल के समय में जो बिहार का एरिया था वह अफीम उत्पादन के लिए फेमस था। तो आप इसे याद रखिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमने यूरोपीय कंपनियों के आगमन से संबंधित हमने 40 प्रश्नों को कवर कर लिया है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विमलेश यादव और मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि अगर अभी तक आप लोगों ने अभी अनअकैडमी एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं किया है तो इंस्टॉल कर लीजिए, जहाँ पे मेरी फ्री क्लासेस भी चलती हैं, जहाँ पे मेरी पेड क्लासेस भी चलती है। तो फ्री क्लासेस भी आप रेगुलर दे सकते हैं। एवरीडे एसएससी में, रेलवे में, जितने भी आपके अपकमिंग एग्जामिनेशंस आ रहे हैं सारे सेक्शंस के लिए मैं आपको फ्री क्लासेस वहाँ पे प्रोवाइड करा रहा हूँ। करना सिर्फ इतना है आपको कि अनअकैडमी का एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है और वहाँ पे आपको कोड टाइप करना है विमलेश @14। विमलेश मेरा नाम है, @ जो है स्पेशल कैरेक्टर हो जाएगा और 14 डिजिट हो जाएगा, जिससे आप फ्री क्लास है जो बिल्कुल फ्री है, बिना किसी पैसे लगाए जो वीडियोस मिलेंगी वो आप जा करके वहाँ पे देख सकते हैं बिल्कुल फ्री अनअकैडमी के एप्लीकेशन पे। उसके अलावा दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है, जो वीडियो प्रेजेंट करी जा रही है आपको शिक्षा सिटी पे, तो वीडियोस को लाइक करिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। चलिए वीडियो देखते हैं।